खंड 1 अध्याय 21। बाहर हवा और बर्फ रुक गई थी क्योंकि बादल बहुत घने थे। दिन के समय भी यह जगह अभी भी उदास लग रही थी, लेकिन वह थोड़ी सी रोशनी अभी भी उसके लिए थोड़ी ज्यादा तेज थी, जिससे उसे चक्कर आ रहा था। उसे अपनी आंखें खोलकर देखना पड़ा कि वह कहाँ खड़ा है। टेंट के बाहर अब कोई अंतहीन घास का मैदान नहीं था, बल्कि एक ऊबड़-खाबड़ घुमावदार पहाड़ी जंगल था। अभी बहुत अधिक गहराई नहीं थी, लेकिन पेड़ घने और बड़े हो चुके थे, इतने घने कि वह पेड़ों के तने और अपने लबादे का उपयोग करके 4 कोनों वाला तंबू बना सकती थी। बर्फ के कारण अगर वह अपना सिर घुमाकर भी देखता तो उसे केवल सफेद दुनिया ही दिखाई देती। वह स्थान जहां वह छिपे थे, भले ही वह ऊंचा था, लेकिन जंगल के बीच में बहुत प्रमुख नहीं था। काले घोड़े को उसने एक बड़े पेड़ से बांध दिया था। उसका शरीर पेड़ों से छिपा हुआ था। अगर आप ध्यान से न देखें तो आप उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। उसके कदमों की आहट सुनकर घोड़े ने कान घुमाए और सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने दर्द सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे सूखी घास का ढेर दिखाई दिया, जिसे उसने कहीं से काटकर घोड़े के सामने रख दिया था। घास का ढेर लगभग खा लिया गया था, लेकिन यह देखा जा सकता था कि उसने उसे भूखा नहीं मरने दिया था। आगे का इलाका थोड़ा ऊंचा था। वह वहां चला गया। यहाँ से वह पहाड़ के नीचे दूर तक घास के मैदान देख सकता था। पेड़ों की वजह से इस जगह को खोजना आसान नहीं था, लेकिन वह दुश्मन को आते हुए साफ देख सकते थे। उसने छिपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह चुनी थी। उसने उसे यह नहीं सिखाया था, नहीं उसने उसे घोड़ों की देखभाल करना सिखाया था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ध्यान देगी। उसने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह की तलाश की, लेकिन बर्फ में एक खरगोश देखा। अपने सफेद फर की वजह से वह बर्फ में घुल मिल गया था। उसने खरगोश को देखा जो तनाव में था और स्थिर था। उसने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और उसकी ओर दौड़ा। खरगोश भागना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे चाकू से वार कर दिया गया। उसी समय खरगोश भी जमीन पर गिर गया। कमर में तनाव के कारण वह भी गिर गया। लानत है, बस एक खरगोश। उसने सोचा, अगर दुश्मन सचमुच आ गया तो शायद उसे एक झटके में निपटा दिया जाएगा। बर्फ में घुटनों के बल बैठा हुआ वह पसीने से तरबतर था, हाफ रहा था और मन ही मन गालियां दे रहा था। बहुत समय बीत गया इससे पहले कि वह खड़ा होकर खरगोश को उठा सके। जब तक वह उस खराब बेल्ट को लेकर अस्थायी तंबू में लौटा, तब तक वह पहले से ही कपड़े पहन चुकी थी और दरवाजे पर खड़ी होकर इधर-उधर देख रही थी। जब उसने उसे देखा तो उसने राहत की सांस ली। तुम्हें इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। मेरा बुखार उतर गया है। इसके साथ ही उसने खरगोश की गर्दन तोड़ दी। जब वह उसकी खाल उतारने वाला था, तो वह अनजाने में पीछे हट गई। उसने अनुमान लगाया कि इसीलिए उसने पिछले कुछ दिनों से अपने धनुष बाण का उपयोग नहीं किया था। यद्यपि वह भूखी थी, फिर भी वह जानवरों का शिकार करने के लिए धनुष बाण का उपयोग करने में झिझक रही थी। जाओ आग जलाओ। वह रुका, उसकी तरफ देखा और बोला। उसने कोई आपत्ति नहीं की, बस पलटी और आग जलाने के लिए तंबू में चली गई। उसे पता था कि ताकत पाने के लिए उसे खाना चाहिए। उसने खरगोश की खाल उतारी, उसे टुकड़ों में काटा, उसे एक पेड़ की शाखा पर चिपका दिया और फिर उसे तंबू में ले आया ताकि वह उसे भून सके। उसने कुछ नहीं कहा और कटार उठाई और उसे आग पर गर्म किया। वह मुश्किल से कालीन पर बैठा, फिर अपनी कमीज खोली। उसने अपनी पीठ पर जो कपड़ा लपेटा था उसे हटाया और अपनी कमर पर घाव की जांच की। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी सिलाई का हुनर बहुत अच्छा था।
उसकी कमर पर लगी टाके साफ और सुव्यवस्थित थीं। हालांकि खरगोश को अभी अभी पकड़ने के बाद जो घाव हुआ था, उससे सिर्फ थोड़ा सा खून बह रहा था और वह फटा नहीं था। उसने खून पोंछने के लिए पहले से रखे कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करने का इरादा किया, लेकिन वह किसी समय वहां आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। इसका प्रयोग मत करो, यह कहकर उसने कपड़े का एक छोटा, साफ, पहले से कटा हुआ टुकड़ा लिया और उसे उसके घाव पर रख दिया। साफ कपड़े का इस्तेमाल मत करो, इससे घाव और भी खराब हो जाएगा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि तकिए पर रखे बकरी की खाल के टुकड़े में सुइयों की एक पंक्ति है। साथ ही कपड़े का एक पहले से कटा हुआ टुकड़ा और पाउडर वाली दवा से भरा एक छोटा कपड़ा बैग भी है। उसे पता था कि वह अक्सर घायल सैनिकों की मदद करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इतनी तैयारी करती थी। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। वह अपनी आंखें नीची कर रही थी। उसके हाथ कुशलता से उसकी दवा बदल रहे थे। कमर पर लगे घाव का इलाज करने के बाद वह उसके पैर पर लगे घाव पर चली गई। उसकी हरकतें बहुत सावधान थी, लेकिन जब उसका छोटा हाथ उसके पैरों के बीच में गया, तो उसकी जांघ की मांसपेशियां अनजाने में ही तनावग्रस्त हो गईं। उसने अपनी पैंट को इतना ऊपर उठाया कि उसकी टांगों के बीच का उभार ढक सके। उसे नहीं पता था कि उसने ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर अनदेखा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके, न ही उसने कुछ कहा। उसने उसे अपना सामान बकरी की खाल के थैले में पैक करते, उसे बांधते और अपने जूतों में ठूंसते हुए देखा। क्या आप हमेशा ये चीजें अपने साथ रखते हैं? कौन जानता है कि कब मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी, उसने खुद को यह कहते हुए सुना। उसके सवाल ने उसे रोक दिया, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया और कहा, एक बार जब हम युद्ध के मैदान में होंगे, तो कोई भी हमें सुई और धागा लेने के लिए बैरक में वापस नहीं जाने देगा। इसलिए वह हमेशा उसे अपने साथ रखती थी, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहती थी। कौन जानता था कि किसी भी स्थिति का इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा। भुने हुए मांस से एक स्वादिष्ट सुगंध आती थी। आग में टपकती चर्बी से चटकने की आवाज आती थी। उसने खुशबू सूंघी और उसके लिए भुना हुआ खरगोश का मांस लेने के लिए वापस मुड़ी। हालांकि खरगोश मोटा था, लेकिन ज्यादा मांस नहीं था, बस 2 छोटे कटारों के लिए पर्याप्त था। लेकिन फिर भी ताज़ा मांस सूखे मांस से कहीं बेहतर है। उसने एक कटार ली। उसकी ओर देखते हुए वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब उसने एक निवाला खाया तो वह उसे खाने लगी और अपनी उंगलियों से बहते मांस के रस को चाटने से खुद को रोक नहीं पाई। उस नज़र ने उसके शरीर के एक हिस्से को सख्त कर दिया, लेकिन वह फिर भी अपनी आंखें नहीं हटा सका। यह महसूस करते हुए कि वह उसे देख रहा था, वह सख्त हो गई। उसके छोटे से चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी और उसने जल्दी से अपनी उंगलियां नीचे रख दीं। उसे लगा कि वह जानती है कि यह हरकत कितनी अस्पष्ट थी। वह पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं समझती थी। वह शर्मिंदा थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह सोचे कि वह भूखी भूत की तरह खाती है। उसने सोचा कि उसे खरगोश के मांस का आखिरी टुकड़ा दे देना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने इसे खा लिया। जब वह आराम करने के लिए लेटने वाला था, तो उसने उसे रोक दिया। तुम्हारी पीठ पर जो घाव है उसका भी इलाज होना चाहिए। उसकी पीठ पर जो घाव था वह उसने जला दिया था। कमर और पैर पर 2 घावों के अलावा बाकी जगह बहुत गंभीर नहीं थी। उसने महत्वपूर्ण स्थान को बचा लिया। चाकू के घाव ने टेंडन को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह महसूस करते हुए कि वह हिल नहीं रहा है, टूडा ने अपना सिर उठाया, उसे अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ा संघर्ष दिखाई दिया। कुछ देर तक तो उसे लगा कि वह कभी नहीं बदलेगा।
यह आदमी कभी दूसरों पर भरोसा नहीं करता। जब वह शांत होता था तो वह सब कुछ अपने हाथों में रख सकता था। वह कभी भी दूसरों को इतना करीब नहीं आने देता था कि वे उसे नुकसान पहुंचा सकें, और पूरी तरह से असहाय होकर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो जाता था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन इस तथ्य से कि उसने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया, उसे गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में उसने उस पर भरोसा करना सीख लिया है। अगर वह उसके साथ कुछ करना चाहती तो उसके पास बहुत सारे अवसर थे। इस समय वह चुपचाप अपनी पीठ मोड़कर आगे बढ़ा। आग की रोशनी घावों से भरी उसकी पीठ पर पड़ी। उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। बस किसी कारण से उसका दिल कठोर हो गया। लानत है, वह इस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। वह उस पर भरोसा न करने का आरोप भी नहीं लगा सकती थी। पुराने और नए घावों से भरी उसकी चौड़ी पीठ को देखकर वह वास्तव में समझ सकती थी कि क्यों उन दोनों ने एक साथ अच्छे और बुरे समय में साथ दिया था, लेकिन वह अभी भी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता था। उस पर भरोसा करो। उसकी पीठ डरावनी है, लगभग कोई जगह बरकरार नहीं है। ऐसा लगता था कि जब भी वह किसी की ओर पीठ करता था तो उसे तलवार से मारा जाता था या चाकू से काटा जाता था। वह धीरे से उसके पीछे घुटनों के बल बैठी, उसके घने, थोड़े उलझे हुए काले बालों को उठाया और उन्हें ठीक करने के लिए एक छोटी लकड़ी की शाखा का इस्तेमाल किया। उसने उसके घाव पर दवा लगा दी है, जिससे कल से उसमें से मवाद नहीं निकल रहा है। आज की स्थिति कल से बहुत बेहतर लग रही थी। हालांकि थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन पहले दिन की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसे भूख नहीं लगी थी। न केवल वहां पर्याप्त भोजन नहीं बचा था, बल्कि उसके घाव पर गर्म चाकू रखने के बाद अगले कुछ दिनों तक उसके बारे में सोचने मात्र से ही उसे उल्टी आने लगती थी। सौभाग्य से उसने पहले खरगोश का मांस खाया, अन्यथा वह एक भी निवाला निगल नहीं पाती। उसने ध्यान से उसकी पीठ से दवा पोंछी, फिर उसे एक नई दवा से बदल दिया। पिछले कुछ दिनों से वह ज्यादातर समय अर्ध कोमाटोज अवस्था में रहता था। अब वह उतना होश में नहीं था। फिर भी वह अक्सर अनजाने में ही अकड़ जाता था क्योंकि वह उसके पीछे होती थी। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी पीठ अकड़ गई थी। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थी, जलन को प्रभावित कर रही थी। उसे देखकर ही दर्द महसूस हो रहा था। उसने कुछ दिन पहले अपनी मां के अतीत की नकल करते हुए उसे दवा लगाने की अपनी आदत को जारी रखा। उसने उसके कानों के पीछे, उसकी गर्दन के पीछे सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे प्रोत्साहित करना चाहती थी, उसे शांत करना चाहती थी। कौन जानता था कि न केवल वह शांत नहीं था, बल्कि वह और भी कठोर हो गया था, यहाँ तक कि उसकी सांस भी रुक गई थी, मानो वह पूरी तरह से गतिहीन हो। वह स्तब्ध थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह क्रिया बहुत अंतरंग थी, और इस समय वह जाग रहा था, बेहद जाग रहा था। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपना हाथ वापस ले या जारी रखे। उसका छोटा सा हाथ बस उसकी चट्टान जैसी सख्त गर्दन पर रखा हुआ था। उस छोटे से पल में वह हिला नहीं, केवल उसकी उंगलियों के नीचे की धड़कन तीव्र और तेज थी। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे कि वह जल गई हो। किसी कारण से उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वह इतनी घबराई हुई क्यों थी। कभी पाउडर गिराती, कभी कपड़ा गिराती। उसकी दवा बदलने के लिए संघर्ष करने के बाद उसने कहा कि वह बाहर जाकर घोड़े को देखना चाहती है, फिर भाग गई। उसने मुड़कर या जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वह तंबू से बाहर निकली तो वह मदद नहीं कर सका और उसने अपना हाथ उस जगह पर रख दिया जिसे उसने अभी अभी रगड़ा था। उसकी हरकतें बहुत कोमल थी, जिससे उसे दर्द नहीं हुआ, और जिस जगह को उसने रगड़ा था वह अभी भी थोड़ा गर्म था।
बहुत गर्म, बहुत हॉट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या करे। उसे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कभी किसी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कभी नहीं। आसमान गहराता जा रहा था, सूरज ढलने वाला था। जब वह लौटी तो उसने आंखें बंद करके कंबल पर लेटा हुआ था। उसने उसे बाएं दाएं टटोलते हुए सुना, लेकिन वह फिर भी कालीन पर वापस नहीं आई। बाद में जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो वह हिचकिचाती रही। जब हवा और भी ठंडी हो गई तभी वह आखिरकार उसके करीब आई, फेल्ट में घुस गई और उसके बगल में लेट गई। पिछले कुछ दिनों के विपरीत जब वह बेहोश था, उसने उसे गर्म करने के लिए अपनी शर्ट उतार दी। आज रात उसने अभी भी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह नंगा था। कपड़े पहनने से उसकी पीठ पर घाव हो जाता, इसलिए उसने केवल एक कंबल ओढ़ा। जब उसे यह पता चला तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, बस उसे अकड़ता हुआ महसूस हुआ, और दोनों आंखों के बीच एक बड़ा सा अंतर था जिससे हवा अंदर आ रही थी। वह कांपने लगी और डर गई। वह उसके दांतों की किटकिटाहट सुन सकता था। उसने सहन करने की कोशिश की। काफी देर के बाद वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वह चुपचाप यहाँ आ गई। एक क्षण बाद वह फिर चुपके से यहाँ आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, पहले 1 इंच, फिर 1 इंच, फिर 1 और इंच, जब तक कि वह उसे इतनी धीमी गति से पीछे हटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक उसे अपने करीब खींचने के लिए आगे बढ़ा। वह घबरा गई और उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है और आंखें चौड़ी खुली हुई हैं। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों के कोने फड़क रहे थे। उसका हाथ उसकी छाती पर था, वह उसे दूर धकेलने का इंतजार कर रहा था। उसने धक्का नहीं दिया। कितनी बेवकूफी थी, उसे ठंडी रात का सामना करने के लिए उसके करीब लेटना पड़ा। वह जानता था, वह भी जानती थी, वह बेवकूफ नहीं थी। इसलिए जब उसने फेल्ट कालीन को ऊपर खींचा, उसे उसकी गर्दन के चारों ओर, उसकी पीठ के पीछे कसकर लपेटा और उसे सुविधाजनक रूप से अपने करीब खींचा, जब तक कि उसका पूरा शरीर उसके खिलाफ दब नहीं गया। वह बस शर्मा गई और अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन विरोध नहीं किया। वह वास्तव में उसे बताना चाहता था। पिछली बार जब उसने उसका इलाज किया था तो उसने सब कुछ देखा था, लेकिन उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को उसे घूरने की अनुमति नहीं दी। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी गर्म सांस उसकी गर्दन से गुजरती हुई उसकी छाती पर बह रही थी। फेल्ट कालीन पर अब हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उनके शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। यह एहसास बहुत अच्छा था, भले ही उसने कपड़े पहने हों, फिर भी यह बहुत अच्छा था। लंबे समय के बाद शायद वह निश्चित रूप से उसके साथ कुछ नहीं करेगा। उसने उसकी सांसें सुनी, उसकी तेज दिल की धड़कन वह धीरे धीरे धीमी हो गई, उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियां अंततः शिथिल हो गईं। कुछ ही क्षण बाद वह सो गई। स्थिर सांसों की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे, लेकिन उसके सूखे, फटे हुए होंठ बहुत चिकने थे। हालांकि वह अभी भी पुरुषों के कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसने अब अपने बालों को पुरुषों की तरह नहीं बांधा था। उसके लंबे, काले बाल उसके छोटे चेहरे को और भी निखार रहे थे, जिससे वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्त्रैण लग रही थी। उसने चुपके से उसके माथे से बालों की ढीली लटों को उसके कान के पीछे ब्रश किया, उसके सुंदर कानों के लोब, उसकी गर्दन के पीछे को सहलाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले भी उसके साथ किया था। वह सो रही थी, इसलिए वह और भी अधिक शांत हो गई।
उसके करीब जाने की पहल करते हुए उसका छोटा हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे गले लगा रहा था। उसका छोटा चेहरा उसके सीने से सटा हुआ था। किसी अजीब सी भावना ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया, फिर कस गया। उसने उसे और भी कसकर गले लगाया, अपनी ठोड़ी उसके सिर पर टिका दी, अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी खुशबू को सूंघते हुए, उसे गले लगाते हुए, अपने जन्म के बाद पहली बार उसे लगा कि वह असली है। शायद। हाँ। वह अब और सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सोचने से भी उसे डर लग रहा था कि भगवान को पता चल जाएगा और फिर वह उसे ले जाएगा। खंड 1 अध्याय 22। हर बार जब वह कुछ चाहता था तो उसे प्रतिशोध मिलता था, इसलिए उसने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की। सोचने की हिम्मत नहीं हुई। गर्म पानी के झरने का सपना। पसीना गीला था, उसकी त्वचा गर्म थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने उसके शरीर पर लगे पसीने को चूसा और चुमा, उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन को चाटा। उसने उस चिकनी त्वचा के नीचे मीठे होंठ और पागल दिल की धड़कन महसूस की। महिला गर्म, गीली, ताज़ा और मीठी, सुगंधित थी। वह इच्छा से कांप उठा। उसके बड़े हाथ ने उसके दूधिया स्तनों में से एक को पकड़ लिया। उसका खुरदरा अंगूठा उसके दुलार के नीचे निप्पल को सख्त होते हुए महसूस कर सकता था। एक आकर्षक करा उसके कानों में गूंज रही थी। उसका छोटा हाथ उसके कंधे को कसकर पकड़ रहा था। उसने धीरे से उसके कान को काटा। उसका बड़ा हाथ उसकी मुलायम, पतली कमर को सहलाने के लिए नीचे सरका और खुद को उसकी टांगों के बीच में घुसा दिया। वह स्थान नम और गर्म था। जब उसने अपनी उंगली से उसे सहलाया और खेला, तो वह कांप उठी और पीछे हट गई। डरो मत, डरो मत, उसने कर्कश स्वर में उसके कान में अनुनय किया। उसने धीरे से और धीरे से दबाया, उसकी हथेली उसके ताप स्रोत के खिलाफ दबाई और धीरे से सहलाया। उसने सुना कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, उसकी मिठास ने उसके हाथ को भिगो दिया है। उसने उसकी कमजोर कराहें सुनी, महसूस किया कि वह अनायास ही उसकी हथेली से रगड़ खा रही थी। वह जानता था कि वह तैयार है। वह जानता था कि महिलाओं को कैसे अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि वे उसे अस्वीकार न करें। भगवान, वह नहीं चाहता था कि यह लड़की उसे अस्वीकार करे। उसे उसकी जरूरत थी, वह उसे चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। यह लड़की दूसरी महिलाओं से अलग थी। उसने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन वह इतनी छोटी थी। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह वास्तव में तैयार है। उसने अपनी उंगलियां उस तंग, फिसलन भरे रास्ते में डाली। उसने उसे कसकर जकड़ लिया, लेकिन साथ ही डर के मारे चिल्लाई, उसे दोनों हाथों से दूर धकेल दिया। नहीं, उसे अस्वीकार मत करो, उसका विरोध मत करो। वह उसकी अस्वीकृति को सहन नहीं कर सका। धक्का मुक्की बेतरतीब किक और घूंसे में बदल गई, साथ ही भयभीत, घबराई हुई चीखें भी। ऐसा न करें, रुकना, मुझे जाने दो। वह थोड़ा क्रोधित था। यह महिला स्पष्ट रूप से उसे चाहती थी, लेकिन उसने उसके कान पर जोर से काटा। वह तुरंत दर्द से जाग उठा। जब वह पीछे हटा तो उसने देखा कि तातुदा उसके द्वारा दबाई जा रही थी। उसके कपड़े खुले थे, उसकी छाती आधी खुली हुई थी, उसके लाल होंठ गीले थे, उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह डर से उसे घूर रही थी। वह स्तब्ध रह गया। उसने उसे दूर धकेलने के लिए दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। रास्ते से अलग हटें, मुझसे दूर हो जाओ। वह अपने कपड़े ठीक करने लगी, उत्तेजित होकर पीछे हट गई और उस पर चीजें फेंकने लगी तथा जोर जोर से गालियां देने लगी। तुम राक्षस हो, जानवर हो। मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुम वापस आओ।
अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मर जाने देता। वह पहले तो उन चीजों से बच रहा था जो उसने उस पर फेंकी थी, लेकिन इन शब्दों से वह क्रोधित हो गया। वह खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ा, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी आंखों के सामने आ गया। धिक्कार है। वह जानती है कि मेरा यह आशय नहीं था। अरे यार, अगर मैं चाहता तो मुझे तुम्हारे साथ 1,00,000 बार ऐसा करने का मौका मिलता। मैं सपना देख रहा था। मुझे लगा कि तुम एक दूसरी औरत हो, एक औरत जिसने मुझे स्वेच्छा से स्वीकार किया है। उसने उसे थप्पड़ मारा और उसके द्वारा अभी तक न कहे गए शब्दों को बीच में ही रोक दिया। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, गुस्से से उसे घूर रहा था। उसका काला चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। तूदा का चेहरा लाल था, वह गुस्से में और शर्मिंदा दोनों थी। उसे घूर रही थी। केवल उसके दाहिने हाथ में चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। दोनों चुप हो गए। उसने अपने होठों को भींचा, एक सांस ली और उसके माथे की नसें धड़कने लगी। उसने उसकी ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, यह बस एक सपना था। उसने उसे फिर से धक्का दिया, उठकर चलने लगी। उसने उसे अपने पीछे धीमे स्वर में गाली देते हुए सुना। वह मंगोलियन भाषा में बोल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में गाली दे रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुखद शब्द नहीं था। उसने उसे किसी चीज पर लात मारते हुए तेज आवाज करते हुए सुना। उसे पता था कि यह टेंट गिरने की आवाज थी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वह ज्यादा दूर नहीं गई। तूदा बर्फ में खड़ी थी। उसने अपना कोट कस कर खींचा हुआ था। उसका चेहरा लाल और कान गुलाबी थे। उसने खुद को गले लगाया और आगे बढ़ी। लेकिन घोड़े के पास बैठी लड़की तुरंत रुक गई। वह घोड़े पर कूदकर भागने के बजाय खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन वह जानती थी कि वह सच कह रहा था। वह सपना देख रहा था। उसे लगा कि यह एक सपना है, क्योंकि वह भी ऐसा ही सोचती थी। पहले तो उसे भी लगा कि यह एक सपना है, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत शर्मिंदा थी। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर को इस तरह छुआ जा सकता है। उसे नहीं पता था कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। वह समझ नहीं पाई कि उसने उसे कैसा एहसास दिया। इस बार पिछली बार से अलग था, उस समय से अलग जब वह जानबूझकर उसे डराना चाहता था, जानबूझकर उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। उसने उसे धीरे से सहलाया, धीरे से उसे सहलाया, जिससे वह सुन्न होकर काँप उठी। उसके होंठ, उसके हाथ, उसकी धीमी, कर्कश आवाज, सबने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। उसे इस तरह छूने नहीं देना चाहिए था, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं। लेकिन वह हमेशा जोर से चिल्लाता था, ठंडी आवाज में बोलता था। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी आवाज इतनी तड़पती होगी। कभी नहीं सोचा था कि वह उन बड़े हाथों का इस्तेमाल उसे कोमलता से सहलाने के लिए भी कर सकता है, जैसे कि वह उसे चोट पहुंचाने से डरता हो। कुछ ही पलों में वह अनजाने में उसके द्वारा संरक्षित होने, उसके द्वारा वांछित होने की भावना में डूब गई, गर्म कंपन में जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। जब तक उसने अपनी उंगली अंदर नहीं डाली और उसे चोट नहीं पहुंचाई, तब तक वह दर्द से नहीं जागी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि यह एक सपना है, कि वह एक और महिला है। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसके निप्पल अभी भी सख्त थे और उसके कपड़ों से रगड़ रहे थे, और उसके पैरों के बीच का क्षेत्र अभी भी गीला और गर्म था, थोड़ा कांप रहा था। उसने लगाम को कसकर पकड़ लिया और इस आदमी से दूर, जितना संभव हो सके, घोड़े पर चढ़ने का इरादा किया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस जंगल से कैसे निकलना है, और अगर वह जानती भी, तो भी वह किसी भी समय घुड़सवार सेना का सामना कर सकती थी। धिक्कार है। वह जानती थी कि मेरा यह आशय नहीं था,
उसके मन में अभी भी वह छवि घूम रही थी जिसमें वह अपने दांत पीस रहा था और समझा रहा था। उसने पलटकर देखा कि वह आदमी ढह चुके तंबू से बाहर निकल चुका था, दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसे लगा कि वह उसे वापस घसीटने के लिए यहाँ आएगा, उस पर चिल्लाएगा कि अकेले घोड़े पर सवार होकर भागना बेवकूफी है, और उसने अपने सपने के कारण उसे दूसरी औरत समझ लिया था। लेकिन नहीं, वह बस वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। काफी देर बाद वह पलटा और तंबू को फिर से बनाना शुरू कर दिया। लड़की अभी तक नहीं गई थी। उसने देखा कि वह घोड़े के बगल में खड़ी है, लगाम कसकर पकड़े हुए है, लेकिन वह न तो चली न ही उसके पास आई। अगर वह अब आगे बढ़ता तो वह निश्चित रूप से उसकी बात नहीं सुनती। कम से कम वह अभी तक भागी नहीं थी, इसलिए वह पलटा और अपना काम करने लगा। वह अभी भी नहीं हिली, बस उसे आगे पीछे चलते हुए, तंबू को साफ करते हुए, धनुष और तीर को पकड़कर उन्हें दूर रखते हुए देखती रही। जब वह उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो उसे थोड़ी चिंता हुई कि जब वह वापस मुड़ेगा, तो वह उसे या घोड़े को फिर से नहीं देख पाएगा। लेकिन यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। उसका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था, वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसने खुद को अपने सामने मौजूद शिकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। उसने एक मोटा निगल लिया। जब वह उसे वापस लाया, तो वह अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने एक हल्की सांस छोड़ी, लेकिन खुद को उसकी ओर न देखने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि वह उसे देख रही है। अपना हाथ ऊपर उठाने से उसकी पीठ में अभी भी दर्द होगा, पीछे मुड़ने से उसका चेहरा भी विकृत हो जाएगा, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की और काम करना जारी रखा। उसने पक्षी के पंख नोचे, जलाऊं लकड़ी इकट्ठा करने चला गया, फिर मांस भूनने के लिए आग जलाने के लिए तंबू में वापस आ गया। उत्तर में सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। एक दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। उसने लकड़ी की शाखा पर चिपके पक्षी के मांस के टुकड़े को पलट दिया। मांस जलने वाला था, लेकिन वह अभी भी अंदर नहीं आई थी। अरे, शायद उसे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद वह पहले ही जा चुकी थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसने उसे भागने की इच्छा के लिए दोषी नहीं ठहराया। उसे यह भी अधिकार नहीं था कि वह उसकी व्याख्या न सुनने के लिए उसे दोषी ठहराए। हालांकि उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन उसने सचमुच उसे नीचे धकेल दिया। अचानक उसने झोपड़ी के ठीक बाहर एक आवाज सुनी। उसकी सांस रुक गई, मानो वह उसे वहां खड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, अंदर आने में झिझक रहा हो। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, मानो पूरी सर्दी बीत गई हो। उसके सामने के पर्दे खुल गए थे। उसने ऊपर नहीं देखा, लेकिन अपनी आंखों के कोने से वह अभी भी उसे चलता हुआ देख सकता था, आग के सामने चुपचाप बैठा हुआ, उसके सामने। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। शायद उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह उसे यह याद दिलाना नहीं चाहता था कि उसका अस्तित्व उसके लिए खतरा पैदा करेगा। अगर वह इस बारे में फिर से बात नहीं करना चाहती थी और दिखावा कर रही थी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वह चुपचाप मांस भूनता रहा। लाल गर्म जलाऊ लकड़ी चटचटाने की आवाजें कर रही थी। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कहेगी, इसलिए उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसने देखा कि उसने सहज रूप से अपनी बाहें छाती पर रख ली थी और खुद को कसकर गले लगा लिया था। उसकी ओर देखने वाली बड़ी बड़ी गोल आंखों में भी कमजोरी और डर झलक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हार मान लेगी, यह बात स्वीकार करेगी। वह उसे आसानी से चोट पहुंचा सकता था, लेकिन वह फिर भी वापस आई।
उस पर भरोसा करने की कोशिश करने का विकल्प चुना। उसकी आंखों के कोने थोड़े कांप उठे और उसका दिल किसी तरह से कस गया। उसने उसकी ओर देखा, भारी स्वर में वादा करते हुए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसने चाकू से मांस को काटा और उसे दे दिया। उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बस इतना कहा, अगर मैंने तुम्हें फिर से छुआ या कोई भी पुरुष जो उसकी सहमति के बिना उसे छूता है, उसे बस उसे कमर में लात मारने की जरूरत है, जिससे उसे दर्द होगा, इतना समय कि वह उसकी आंखें निकाल सके और उसका गला काट सके। क्या यह आदमी उसे उस पर हमला करना सिखा रहा है? तूदा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खुद को रोक न सकी और फिर से पूछ बैठी, जांघों के नीचे, पैरों के नीचे। उन्होंने सिर हिलाया और आगे कहा, वह सबसे कमजोर जगह है। जब तक आप पर्याप्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति इतना आहत हो जाएगा कि उसे जाने देना पड़ेगा। तुम्हारे सहित। इस प्रश्न से उनकी गर्दन हिल गई और पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर भी उन्होंने खुलकर उत्तर दिया, हाँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तूदा चुप रही, फिर उसके हाथ से चाकू और मांस लेने के लिए आगे बढ़ी। उसका तनावपूर्ण चेहरा तुरंत ढीला पड़ गया, जिससे वह थोड़ी घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें नीची कर ली और अपने हाथ में पक रहे मांस को घूरने लगी। फिर उसे पता चला कि यह मांस का पहला टुकड़ा था। उसके अंदर आने से पहले उसने एक भी टुकड़ा नहीं खाया था। उसने अब उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, अपना मुंह खोला और धीरे धीरे मांस खाया। शायद उसे पता नहीं था कि जब वह उसका चाकू लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसने अनजाने में राहत की सांस ली। उस रात उसने उत्सुकता से उसकी दवा बदलने में मदद की। फिर उसे अपने कपड़े वापस पहनते हुए देखा, अपने कपड़े पहने हुए लेट गया। उसने अपनी चीजें साफ कीं, छोटा चाकू लेने और उसके बगल में लेटने से पहले काफी देर तक हिचकिचाया। उसने पिछली रात की तरह उसे अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि चुपचाप लेटा रहा और हिला तक नहीं। उसने उसके चेहरे को सावधानी से देखा। उसकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन वह जानती थी कि वह वास्तव में अभी सोया नहीं था। रात बहुत लंबी थी, हवा बहुत ठंडी थी। वह उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता था, जैसे कि ऐसा करना अच्छा विचार नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और धीरे से बोला, मैं भी इंसान हूँ, लोहे से बना नहीं हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझे चाकू मारोगे तो खून बहेगा। मेरी गर्दन काट दो, मैं भी मर जाऊंगा। वह जानती थी कि वह सही था, लेकिन वह शांत नहीं हो सकी। उसकी खामोशी और कठोरता उसे भी अजीब महसूस करा रही थी। उसे यह पसंद नहीं था, यह तनावपूर्ण माहौल उसे पसंद नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने खुद को बोलते हुए सुना, मुझे बताओ, तुम अपने बाल क्यों नहीं मुंडवाते? उसने अपनी आंखें बंद रखीं। उसने सोचा कि वह जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर वह फिर बोला, क्योंकि मैं मंगोल नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को उनकी शक्ल सूरत की नकल करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हें गुलाम क्यों बनना है? तुम्हें गुलाम क्यों बनना है? उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि वापस पूछा, युद्ध के कारण। यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। आप कितने समय से मंगोल हैं? वह जवाब नहीं देना चाहता था, अतीत की बातें नहीं उठाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह उसके द्वारा छेड़छाड़ की कहानी से विषय बदलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह केवल उसके साथ चलने की कोशिश ही कर सकता था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद 15 या 16 साल। मैं लंबे समय से समय का ध्यान नहीं रख पाया हूँ। तूदा हैरान रह गई।
10 साल से ज्यादा समय बहुत लंबा समय होता है, और वह यह भी जानती थी कि वह अब समय क्यों नहीं गिनता। क्योंकि वह बहुत दयनीय परिस्थितियों में रहता था, इसलिए वह इसे याद नहीं करना चाहता था। क्यों तुम भागने की कोशिश नहीं करते? आप भगोड़ों का हश्र जानते हैं। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखते हुए शीघ्रता और सरलता से उत्तर दिया। लेकिन उसने देखा कि उसके माथे की नसें तन गई हैं, उसके माथे की नसें धड़क रही हैं। उसके हाव भाव ने उसे अचानक वह समय याद दिला दिया जब उसने गुस्से में उसे चेतावनी दी थी, बदला लेने के बारे में भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो, अन्यथा उसे न केवल अपने शरीर और जीवन से बल्कि अपनी आत्मा और हृदय से भी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर जब उसे अपने द्वारा किए गए सभी गंदे कामों का पता चला, तो उसके हाथों और शरीर पर खून के धब्बे थे जिन्हें धोया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि उसका दिल भी काला हो गया था, यहाँ तक कि वह अब खुद को भी नहीं पहचान पाती थी। जब वह आईने में देखती तो उसे केवल एक निर्दयी राक्षस दिखाई देता था। उस समय जिस व्यक्ति से तुम घृणा करोगे और नफरत करोगे वह मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना चुना हुआ व्यक्ति होगा। वह जानती थी, उस समय वह अपने बारे में बात कर रहा था। वह अचानक समझ गई और आश्चर्य से बोली, तुम बदला लेना चाहते हो, है न? बदला लेना है, इसलिए भागना मत। वह चुप था, उसकी आंखों के कोने फड़क रहे थे, उसका जबड़ा तना हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि वह सही थी। वह भी उसके जैसा ही था। युद्ध के कारण उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था, इसलिए वह बदला लेना चाहता था, इसलिए वह भागा नहीं। कौन? उसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा और खुद से पूछा, तुमने किसे खो दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। कौन? उसने फिर पूछा। उसने उसकी पुतलियां सिकुड़ती देखीं, उसके एडम्स एप्पल को ऊपर नीचे हिलते देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेरी माँ। खंड 1 अध्याय 23। उसकी सांसें रुक गई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि बोल नहीं पा रही थी। हे भगवान, यह आदमी उसके जैसा ही था। उसकी और उसकी परिस्थितियां बहुत मिलती जुलती थी। उसने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, इसीलिए वह वापस आया, इसीलिए उसने उसे बार बार बचाया। मुझे माफ करें, उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश और गूंजती हुई थी। इस समय वह अब और नहीं सुन पाने का नाटक नहीं कर सकती थी। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, और तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे माफ किया जा सके। तुम्हें बस एक बात पता होनी चाहिए, मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसे कभी भी ले जा सकते हैं। यह एक घोषणा थी, वह उसकी आंखों में आश्वासन देख सकती थी। इस समय उसने अपना हाथ उठाया, थोड़ा झिझका, और उसे उसके चेहरे पर रख दिया। वह कांप उठी, लेकिन टाली नहीं टाल सकती थी। वह केवल अपने सामने खड़े आदमी को देख सकती थी और वादा कर सकती थी, मुझे नहीं पता कि मैं और कितना जी सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन तुम्हारा है। उसका हाथ बहुत गर्म था, बहुत गर्म, उसके चेहरे को गर्म कर रहा था, उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने सामने खड़े आदमी को घूरने लगी। उसका गला रूंध गया, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह झूठ बोल रहा था, यह सच नहीं हो सकता, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन तुम्हारा है। उसने बोलना समाप्त किया और कुछ ही देर बाद सो गया।
उसने उसकी सांसें सुनी और उसे आराम करते देखा, लेकिन वह भोर तक जागती रही। हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। आज सुबह जब वह उठी तो वह आदमी वहां नहीं था। वह तंबू से बाहर आई और उसने उसे फिर से यही कहते सुना। क्यों? वह 10 दिनों से अधिक समय से यहाँ थे और कोई घुड़सवार सेना नहीं आई थी। वह लगभग सोचने लगी थी कि मंगोलों ने हार मान ली है। उस वजह से उसने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। उसने देखा, उसका दिल अचानक भारी हो गया। दूर रसोई से धुआं निकल रहा था और कभी-कभी पक्षियों के झुंड अचानक उड़ते हुए दिखाई देते थे। रसोई घर से निकलने वाला धुआं और पक्षियों का झुंड अभी भी काफी दूर था, लेकिन बहुत घना था। कल वहां कुछ भी नहीं था। आज घना धुआं केवल एक बात साबित करता है, वहां सैनिक है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम घोड़े की सवारी कर सकते हो? उसने पीछे मुड़कर उससे पूछा। मैं केवल एक बात जानता हूँ, हम पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, उसने कहा। सुनने के बाद वह अपना सामान पैक करने के लिए मुड़ी। उसने उसका सामान पैक करने में उसकी मदद की, सामान घोड़े की पीठ पर बांधा, उसे पहले घोड़े पर चढ़ने दिया, फिर रकाब पर पैर रखा और उसके पीछे बैठ गया, लगाम को कसकर पकड़ लिया, घोड़े से आग्रह किया कि वह उन दोनों को पहाड़ पर ले जाए। वह लगातार कई दिनों तक पहाड़ पर सावधानी से चलते रहे, आग जलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रात में वे एक दूसरे को गर्म रखने के लिए केवल शरीर के तापमान पर निर्भर रहते हैं। अगर वे दोनों सैनिकों की रसोई से धुआं देख सकते थे, तो इसका मतलब था कि दूसरी तरफ से भी उन्हें देखा जा सकता था। वे पहाड़ पर जितना आगे बढ़ते गए, मौसम उतना ही ठंडा होता गया। उन दोनों ने एक साथ कई पहाड़ पार किए। चौथे दिन तक, भले ही वे पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, वे अब घास के मैदान नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। पहाड़ बहुत खूबसूरत था, लोगों की तुलना में अधिक पक्षी और जानवर थे। पहले दिन उसने जंगली घोड़ों के झुंड को खड्ड से भागते हुए देखा और कभी-कभी एक लंबी सींग वाला मृग दूर एक चट्टान पर खड़ा होकर उन दोनों को देखता था, फिर एक ऊंची चट्टान पर कूद जाता और भाग जाता। 2 बार उसने चरागाह पर एक घाटी में स्थापित एक तंबू के शीर्ष को देखा, बकरियों के झुंड के बगल में चरते हुए। दोनों बार वह इन चरवाहों से बचता रहा, दूर रहा। उसने बकरियों के झुंड और चूल्हे से धुआं उगलते गोल तंबू को प्रशंसा से देखा, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह उसे पहाड़ों के बीच से आगे ले गया, खतरनाक पहाड़ी रास्तों को चुनते हुए, पीछा करने से बचने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा शांत रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, और हर दिन जब सूरज उगता था, तो वह उसके घाव की जांच करती थी और उसकी दवा बदलती थी। इसीलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी हालत ठीक नहीं है, जब तक कि आज सुबह सुबह जब वह उसे जगा नहीं सका और उसका चेहरा लाल हो गया, तो उसे पता चला कि उसे तेज बुखार है, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। धिक्कार है, पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से इसे सहने की कोशिश कर रही थी। उसे इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर का तापमान भी बहुत अधिक था, लेकिन यह कारण नहीं था। वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसे यह समझ लेना चाहिए था कि वह असहज है। उसे आराम करने के लिए और समय देना चाहिए था। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे घोड़े पर बिठा दिया। कोमा में पड़ी तूदा को लगा कि वह उसे घोड़े पर चढ़ा रहा है। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसकी हालत उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि वह अपनी चोटों के कारण उबड़-खाबड़ सफर को सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से उसके सामने ही गिर पड़ी। 2 दिन पहले से ही उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने इसे सहने की कोशिश की,
लेकिन कई दिनों की पीड़ा के बाद उसकी शारीरिक शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। जब उसने उसे बुलाया तो वह वास्तव में जागना चाहती थी, लेकिन वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। वास्तव में उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। उसे केवल यह याद था कि उसने उसे पानी पिलाया था और काला घोड़ा उन दोनों को पहाड़ से नीचे ले जा रहा था। नहीं, पहाड़ से नीचे मत जाओ, वापस मत आओ। जब उसे पता चला कि वह पहाड़ से नीचे जा रहा है, हालांकि उसकी चेतना धुंधली थी, फिर भी वह उसकी शर्ट को पकड़ने से खुद को रोक नहीं सकी और कमजोर रूप से उसके कंधे पर झुक गई और कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता फिर से गुलाम बनो, बल्कि मैं नहीं चाहता हूं इस पर्वत पर मरो। तुम्हारी मौत नहीं होगी। उसने उसे अपने लबादे में लपेटा और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। इस पर्वत के अंत में, पर्वत की तलहटी में एक परित्यक्त महल है। वहां व्यापारी है, इसलिए वहां कोई डॉक्टर भी अवश्य होगा। बस वहां पहुंच जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों से उसका दिल दहल गया। घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण इसका पता लगाना भी आसान है। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ढक दिया। चिंता मत करो, सब ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक है। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि उसे नहीं लगा कि वह जानता है कि वह उससे क्या करने के लिए कह रहा है। मेरा विश्वास करो, उसने कहा। वह नहीं जानती थी कि आखिरी बार कब उसने किसी पर भरोसा करने की इच्छा जताई थी। किसी कारण से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमजोरी से उस आदमी के सहारे झुक गई। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि जब से उसने उसके लिए लाटो को धोखा दिया था, तब से वह उस पर भरोसा करती थी। वह जानती थी कि वह उतना बुरा नहीं था जितना लोग सोचते थे। वह हथियार बनाती है, उसके हाथ भी उसके हाथ से कम खून से नहीं सने हैं। क्षमा मांगना, मुझे माफ करें। उस उन्मादी टिप्पणी से वह घबरा गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह माफी मांग रही है। उन्होंने उजागर होने के जोखिम को नजरअंदाज कर दिया और खड्ड तक जाने का सबसे तेज और सुविधाजनक रास्ता चुना। वह पूरी रात चलता रहा, आखिरी पहाड़ पार किया और फिर पहाड़ से नीचे उतरा। पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने में उसे 2 दिन और 1 रात लग गई। पहाड़ की तलहटी पहाड़ की चोटी से कहीं ज्यादा गर्म थी, लेकिन अब उसकी बाहों में मौजूद लड़की के शरीर का तापमान बहुत कम था और वह समय समय पर कांप रही थी। हालांकि उसने उसे बुखार कम करने वाली सभी जड़ी बूटियां खिलाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। सुनसान शहर में उसकी यादों से थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन यहाँ लोग थे, सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग। लोग सड़कों पर आते जाते थे, जिनमें कई अलग अलग जातियों के लोग शामिल थे। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इस बात पर ध्यान दें, इसलिए उसने अपने लबादे को उसके और अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया, ताकि कोई भी उसके पहने हुए युद्ध कवच को न देख सके। शहर में प्रवेश करने के बाद उसने उसे घोड़े से उतार दिया और दूध और केक बेचने वाले से पूछा, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है, चिकित्सक? वहाँ एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले महीने उसकी मौत हो गई। उसका दिल भारी था, इसलिए उसे पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो दुकान मालिक की पत्नी ने उसकी गोद में लड़की का पीला चेहरा देखा और दयावश उसे वापस बुलाया। सर, हालांकि अब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन शहर के पूर्वी हिस्से में वू या गली में एक महिला जादूगर है। यद्यपि उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पहले भी सर्दी हुई थी। वह महिला जादूगरनी 2 दिन के लिए मेरे पास आई थी
और वह ठीक हो गई थी। या फिर आप वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं। महिला जादूगरनी को आम तौर पर कुछ औषधियों का ज्ञान था और अब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसकी बाहों में लड़की लगातार कांप रही थी। स्थिति खराब होती जा रही थी। उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। शहर के पूर्व में कहाँ? यह वह घर है जिसकी छत पर कौवे बैठे हैं, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। चिंता मत करो, ये कौवे दूसरों को परेशान नहीं करते, लेकिन वे थोड़े डरावने लगते हैं। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया, उसे घोड़े पर चढ़ाया और घोड़े से फिर चलने का आग्रह किया। महिला जादूगरनी का निवास पहचानना वाकई आसान था। यह जगह शहर की दूसरी जगहों की तरह चहल पहल वाली नहीं थी। पूरी गली खाली थी। गली के अंत में बड़े घर की छत पर कुछ काले कौवे थे। ठंडी हवा केवल नंगी शाखाओं वाले बड़े पेड़ों से, खाली घरों से होकर बह रही थी, जिससे दरवाजे चरमरा रहे थे। छत पर काले कौवे लोगों को घूर रहे थे, जिससे यह जगह और भी वीरान और दयनीय हो गई थी। उसने अपने घोड़े को आगे के दरवाजे पर जाने के लिए कहा, उसे घोड़े से नीचे उतारा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर कोई पहरा नहीं दे रहा था, केवल एक काला कौवा अपने पंख फड़फड़ा रहा था और अपना मुंह खोलकर 2 बार काव काव कर रहा था। कौए के काव काव करते ही दूसरे कौए ने पंख फड़फड़ाए और काव काव की आवाज निकाली। फिर चारों तरफ जोरदार काव काव की आवाज गूंजी और कई काले पंख नीचे गिर गए। अगर कोई और होता तो वे डरकर भाग जाते, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस दरवाजा खटखटाता रहा। जैसे ही वह खटखटा रहा था, अचानक जवाब मिला। अभी तो सुबह का समय है, इतना शोर किस बात का है? एक ठंडी आवाज गूंजी। कौवे तुरंत चुप हो गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो देखा कि एक लड़की काले कपड़े पहने हुए आंगन में खुले दरवाजे के सामने खड़ी थी। उस लड़की की भौहें तलवार के आकार की हैं, आंखें चमकदार हैं, दिखने में बहुत सुंदर है और त्वचा असामान्य रूप से गोरी है। वह सिर से पैर तक काले कपड़े पहने थी, उदास बरामदे के नीचे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां केवल उसका सफेद चेहरा ही था। क्या? उसने उसे घूरकर देखा, अपने गुलाबी होंठ खोले और ठंडे स्वर में उसे दोषी ठहराया। यह लड़की वाकई अजीब थी। बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी वह नंगे पैर चल रही थी जैसे उसे पता ही न हो कि ठंड क्या होती है। लेकिन जादूगरनी बहुत अजीब थी। कम से कम उसने अपनी गर्दन के चारों ओर मानव हड्डियां नहीं पहनी थी। नहीं, उसने अपनी बेल्ट पर सूखे कान या नाक लटकाए थे। वास्तव में वह चीनी बोलती थी, चीनी कपड़े पहनती थी। उसकी काली स्कर्ट का किनारा रेशम से बुना हुआ था और बहुत छोटी कढ़ाई की रेखाएं थी जो धुंधली दिखाई दे रही थी। तुम्हें पता है कि निदान कैसे किया जाता है ना? उसने पूछा। महिला जादूगरनी ने उसकी बाहों में लड़की को देखा, फिर उसकी कमर पर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, आप एक सैनिक हैं? उसने अपने होठों को भींच लिया, लगभग अपने पीछे लटकी हुई तलवार को छिपाने के लिए झुकना चाहता था, लेकिन अंत में वह हिला नहीं, बस लड़की को जवाब देते हुए देखता रहा। नहीं, उसने उसकी ओर देखा। उस समय उसे डर लगा कि यह लड़की उसे बचाने से इनकार कर देगी क्योंकि वह एक सैनिक है। डर ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया और उसने भीख मांगने के लिए अपना मुंह खोल दिया। कृपया, कृपया उसे बचाओ। वह तुम्हारे लिए क्या है? जादूगरनी ने उसकी ओर देखा। वह तनाव में आ गया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। वह मेरी पत्नी है। महिला जादूगरनी ने अपनी दाहिनी भौं उठाई। काफी देर बाद उसने अपनी आस्तीन हिलाई और ठंडे स्वर में एक वाक्य छोड़ते हुए वापस बड़े हॉल की ओर मुड़ गई। अंदर आएं। उसने राहत की सांस ली। छत पर काले कौवों की चौकस निगाहों के नीचे
वह लड़की को अपनी बाहों में लेकर अंदर चला गया। कमरे में कोई ऊंची मेज या कुर्सियां नहीं थी, केवल लकड़ी के कुछ मोटे सपाट टुकड़े थे जिन्हें जोड़कर एक बिस्तर और एक स्टोव बनाया गया था। बीम पर एक लोहे का हुक लटका हुआ था, जिस पर एक लोहे का बर्तन लटका हुआ था, लेकिन स्टोव में आग नहीं थी, केवल ठंडी राख की एक परत थी। बाईं दीवार पर कई छोटे चौकोर दराजों वाला एक खड़ा कैबिनेट था। उसे पता था कि यह दवाइयों की अलमारी है, बस फर्क इतना था कि इस पर किसी दवा का नाम नहीं लिखा था। उसके पीछे का बड़ा सा दरवाजा जो पूरी तरह खुला हुआ था, अचानक बंद हो गया। उसने सतर्कता से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उस व्यक्ति को नीचे उतारो, काले कपड़े पहने जादूगरनी सामने खड़ी होकर बोल रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसने चिमनी के पास एक गलीचा बिछा रखा था और वहां घुटनों के बल बैठी थी। उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। इस लड़की ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन उसकी बाहों में जो लड़की थी, वह 1 घंटे से बेहोश थी। उसके पास उसके कहे अनुसार करने और तू दा को नीचे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह उसे छोड़ने वाला था, तो वह फिर से करा उठी। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और वह तुरंत शांत हो गई। लड़की ने यह देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपनी काली आस्तीन के अंदर से अपना छोटा सफेद हाथ बाहर निकाला और तू दा का लबादा खींच लिया। उसने तू दा की पलकें उठाईं, उसकी ठोड़ी पकड़ी और देखने के लिए उसका मुंह खोला। फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नाड़ी जांची। उसने अपनी छाती से चमड़े का एक टुकड़ा निकाला, उसे जमीन पर रखा और उसे खोला। चमड़े के टुकड़े में अलग अलग गुणों, आकार और लंबाई की कई चांदी की सुइयां थीं। उसने कुशलता से चांदी की सुइयों का इस्तेमाल करके तू दा के शरीर में चुभोया। जब उसने देखा कि वह उसके सिर के ऊपर चुभन देने वाली है, तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे घूर कर देखा, उसके होंठ मुड़े हुए थे, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। तुम नहीं चाहते कि वह अब और जीवित रहे? वह चाहता था, लेकिन उसने कभी किसी को सिर में सुई चुभोए हुए नहीं देखा था। उसने ठंडी सांस ली, चांदी की सुई को अपनी उंगलियों के बीच दबाया और खड़ी हो गई। अब तुम ही मुझसे भीख मांग रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम खाली समय में बचो। अगर आप नहीं चाहते तो आप उसे अभी बाहर ले जा सकते हैं। उसकी आंखों के कोने फड़क उठे, उसने उसे घूर कर देखा, धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे मुट्ठी में बंद कर लिया और धीमी आवाज में बोला, अगर वह मर गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक पल में उसे लगा कि कहीं से उसके सिर के पास से ठंडी हवा बह रही है, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला और उसे घूरता रहा। उसने उसे ठंडेपन से देखा, फिर बिना पलक झपकाए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चांदी की सुई को तू दा के सिर में घोंप दिया, यह देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसने इसे सही जगह पर घोंप दिया है या नहीं। खंड 1 अध्याय 24। उस पल उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी कलाई को पकड़ना चाहा, लेकिन पाया कि वह हिल नहीं सकता। तभी वह महिला आगे झुकी, उसकी क्रोधित और आश्चर्यचकित आंखों में ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, यदि यह लड़की मर गई तो यह तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं। अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर मत डालो। उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसका काला चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाला, एक चांदी की सुई निकाली, खड़ी हुई, उसे नीचे देखा और कहा, अब जाओ आग जलाओ, नहीं तो वह या तो तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित होकर मर जाएगी या यहाँ जम कर मर जाएगी। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और दवा कैबिनेट की ओर चली गई, दराज को खोला और दवा लेना शुरू कर दिया। उसका चेहरा पीला था क्योंकि वह महिला को घूर रहा था और उस पल
उसके हाथ में छोटा हाथ कांप रहा था। उसने जल्दी से नीचे देखा और पाया कि हालांकि उसका रंग अभी भी पीला था, लेकिन उसका चेहरा शांत था और उसकी नाड़ी थोड़ी स्थिर थी। यह देखकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। उसे वास्तव में इस महिला जादूगर पर भरोसा नहीं था, लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकला, उसने काले वस्त्र पहने जादूगरनी को बिना पीछे मुड़े यह कहते सुना, जलाऊं लकड़ी पीछे वाले लकड़ी के कमरे में है। इस अवसर का लाभ उठाकर कुएं पर जाकर थोड़ा पानी खींचो, फिर अपने आकर्षक घोड़े को यहाँ ले आओ। बिना कुछ कहे उसने उसकी बातों का अनुसरण किया। जब उसने उसे फर्श पोंछने, लकड़ी की बाल्टी और थूकदान धोने के लिए कहा, तो उसने देखा कि तूदा की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और उसने उसे आदेश दिया। जब लगभग अंधेरा हो गया, तो उसने उसे 2 जोड़ी कपड़े फेंक दिए। एक सेट गंदा और छोटा था। उसने पहचान लिया कि यह वही है जो शिव यी ने पहना हुआ था। दूसरा सेट बड़ा और साफ था। पीछे जाकर नहा लो, अपना युद्ध कवच उतारो और गंदे कपड़ों और उस लंबी तलवार के साथ उसे भी जला दो। उसने उसे ठंडे अंदाज में देखा। अगर तुम सैनिक नहीं हो, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत करो जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करती हैं। मुझे तुम्हें किसी और चीज के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है न? उसने कपड़ों के 2 जोड़े पकड़े, चुपचाप मुड़ा और पिछवाड़े के कुएं की ओर चल दिया। उसने अपना कवच उतार दिया, लंबी मूठ वाली तलवार तोड़ दी और उसे जला दिया। उसने कुएं के बर्फीले ठंडे पानी से स्नान किया, फिर चाकू से अपने बाल काटे, दाढ़ी मुंडी और उसे आग में फेंक दिया। उन सभी को जलाने के बाद उसने जमीन खोदकर उन्हें दफना दिया। जब वह वापस लौटा तो कमरे में पानी भर गया था। दवा की गंध। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसने केवल काले कपड़े पहने महिला जादूगरनी को अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए एक नंगी लड़की के शरीर को पोंछने के लिए गीला कपड़ा पकड़े हुए देखा। यह वही थी, तातुदा। उसने उसके कंधे पर जले हुए निशान को पहचाना। यह उसका अपना हाथ था जिसने उसे दबाया था। वह अचानक दरवाजे पर खड़ा हो गया, यह नहीं जानते हुए कि अंदर जाना है या बाहर। तुम क्या देख रहे हो? तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आते? जादूगरनी ने अपनी बड़ी बड़ी बिल्ली जैसी आंखें उठाकर उससे कहा। उसे उठाओ। आगे बढ़ने के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझा। जब वह पानी की टंकी के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने उसे अपनी ओर धकेला और एक साफ कपड़ा लेने के लिए मुड़ी। वह पानी की टंकी से छोटी, कमजोर लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसके मोटे कपड़ों के भार के बिना वह भयावह रूप से हल्की थी, जिससे उसका दिल कांप उठा। जादूगरनी ने उसे एक तौलिया दिया। उसे साफ करो और कालीन पर लिटा दो। यह कहने के बाद वह मुड़ी और दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई। उसने उसे सावधानी से पकड़ा और उसे चिमनी के पास बैठाया, धीरे से उसके बाल और शरीर को पोंछा। उसके पीले, कमजोर शरीर पर लाल और बैंगनी चोट के निशान थे जो अभी तक गायब नहीं हुए थे, जिससे उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो। वह जितना संभव हो सके उतना कोमल रहने की कोशिश कर रहा था। उसे चोट पहुंचाने से डर रहा था, उसके शरीर पर और अधिक चोट लगने से डर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा, तो उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसने अपने बाल कटवा लिए और दाढ़ी भी साफ करवा ली। अब वह निश्चित रूप से पहले जैसा नहीं दिखता था। उसने सोचा कि वह डर जाएगी, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया, बस अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके चिकने चेहरे को सहलाते हुए कहा, लैंगडांग? हाँ। उसका गला भर आया और उसने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, यह मैं हूँ। उत्तर पाकर वह सुरक्षित महसूस करने लगी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया।
आह भरी और उसका छोटा हाथ उसकी छाती पर फिसल गया। वह उसकी बाहों में लेटी हुई थी। उसकी आंखें फिर से बंद थीं। उसके भरोसे ने उसके सीने को गर्म कर दिया और उसकी आंखों के गड्ढों में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने उसे धीरे से पकड़ लिया, अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाना जारी रखा जब तक कि वे धीरे धीरे ढीले नहीं हो गए। महिला जादूगरनी एक सफेद पोशाक और एक बांस की टोकरी लेकर लौटी। महिला जादूगरनी की मदद से उसने उसे अपने कपड़े बदलने में मदद की। महिला जादूगरनी ने बांस की टोकरी में मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया और शांति से कहा, पी लो। मिट्टी के बर्तन में मांस का सूप था जिसमें कई औषधीय जड़ी बूटियां डाली गई थी। उसने चम्मच लिया, उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी और उसे लड़की के मुंह के पास ले गया। महिला जादूगरनी ने यह देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेवकूफ, उसने इसे पी लिया। यह तुम्हारा है। आप दोनों की शारीरिक बनावट और चोटें अलग अलग हैं। उसे अंदरूनी चोटें हैं, खून का ठहराव है और उसे अपने खून को साफ करके क्यूई में बदलने की जरूरत है। अगर तुमने उसे अपना टॉनिक पीने दिया तो भले ही वह बाद में मर जाए, मुझे मत ढूंढना। इतना कहने के बाद जादूगरनी गुस्से में चली गई और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने एक और वाक्य जोड़ा, कपड़ों की पेटी में एक फर गलीचा है, जब तक वह मर न जाए, अन्यथा मुझे परेशान मत करो। वह दंग रह गया और जादूगरनी की ओर देखा, लेकिन केवल इतना ही समय मिला कि उसकी काली पोशाक और सफेद टखने दरवाजे के पास गायब हो गए। तभी उसे अचानक याद आया कि जादूगरनी ने शुरू से अंत तक कभी उससे नहीं पूछा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। नहीं, उसने चांदी मांगी। हालांकि जब वह सैन्य शिविर से भागा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह कोई न कोई उपाय सोच लेता। उसने उसे लिटाया, कपड़ों की पेटी से एक फर का गलीचा निकाला और फिर औषधीय सूप का कटोरा पिया। सूप बहुत कड़वा था, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। हालांकि उसे महिला जादूगरनी पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने सारा पानी पी लिया। फिर वह उसके बगल में लेट गया, उसके छोटे शरीर को अपनी बाहों में थामे हुए। उसका बुखार उतर गया था और वह अब कांप नहीं रही थी। उसके गर्म शरीर में मीठी खुशबू थी। भले ही महिला जादूगर के पास जो दवा थी वह जहरीली थी, वह तैयार था। अगर उसे मरना ही था तो वह उसके साथ मरना पसंद करेगा। गर्म धूप खिड़की की सलाखों से होकर गुजरी, उसकी आंखों पर चमक रही थी, जिससे वह जाग गई। तूदा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि छोटे बाल वाला एक आदमी उसके बगल में एक चिकनी ठोड़ी लेटी हुई थी। एक बड़ा हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था, जैसे कि उसे डर हो कि उसका दिल किसी भी पल धड़कना बंद कर देगा। 1 इंच 10 सेमी वह आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि कुछ निशान थे, यह सीधा चेहरा अभी भी बहुत हानिरहित लग रहा था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। वह जानती थी, वह कई दिनों से उसकी देखभाल करने के लिए दिन रात नहीं सोया था। जब वह सो रही होती थी और जाग रही होती थी, तो वह कभी कभी काले कपड़े पहने एक युवती को उसे एक्यूपंक्चर देने के लिए आते हुए देख सकती थी। उसने उस युवती की मदद की और उस गर्म स्वभाव वाली युवती को वेटर की तरह आदेश देने दिया। अगर उसने उसे पहले नहीं देखा होता, उसके द्वारा बचाया नहीं गया होता और बर्फ और हवा में साथ नहीं रहा होता, तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं पहचान पाती। भले ही वह उसका चेहरा पहचान लेती, लेकिन वह उसे उस ठंडे, क्रूर और हृदयहीन मंगोलियन जानवर के रूप में नहीं पहचान पाती। शेविंग के बाद उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं और उसकी मोटी, लंबी पलकें पंखे की तरह नीचे लटक रही थी। उसने एक मोटा भूरा सूट पहना था, जिसकी आस्तीन उसके मजबूत बाइसेप्स पर चढ़ी हुई थी।
अपनी मजबूत मांसपेशियों और बहुत सारे जख्मों को छोड़कर वह अब किसी आम आदमी से अलग नहीं लग रहा था, जैसे मैदान पर चरवाहा, किसी दूर देश से आया व्यापारी। वह न तो हान जैसा लग रहा था, न ही मंगोल जैसा। वह मंगोल नहीं था, उसने पहले कहा था। उसने खुद को उनकी शक्ल सूरत की नकल करने की इजाजत नहीं दी। उसने अनजाने में अपने हाथ से उसके छोटे बालों और चिकने चेहरे को धीरे से सहलाया, उसे सांस रुकती हुई महसूस की, फिर अचानक महसूस किया कि वह उसे छू रही है। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन वह उसकी मजबूत गर्दन में धड़कन को महसूस कर सकती थी। उसे अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे, उसके कान पर चमक रही थी। उसके कान पर एक घाव था, यह उसके काटने से था, बस थोड़ा सा, और उसने लगभग उसके मांस का एक टुकड़ा काट लिया। उसने धीरे से उसके कान को छुआ, वहां के घाव को सहलाया। उसने देखा कि वह जगह खून से लथपथ थी, लाल, और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जाग गया, अपनी गहरी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसने अपना हाथ वापस नहीं खींचा, नहीं उसने उसे दूर धकेला। फिर उसने खुद को पूछते हुए सुना, क्या तुम्हारा कोई नाम है? वह जानती थी, एलैंग डांग उसका नाम नहीं था, उसका पारिवारिक नाम नहीं था, यह मंगोलों द्वारा उसे दी गई उपाधि थी। यह एक ऐसा नाम था जिसमें डर, प्रशंसा और घृणा दोनों समाहित थे। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे, उसके जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो गईं। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा, इतनी देर तक कि उसे लगा कि वह जवाब नहीं देगा। फिर उसने उसे भारी आवाज में कहते सुना, ट्रुओंग डोंग, मेरा नाम ट्रुओंग डोंग है। खंड 2 अध्याय 1। उसे नहीं पता था कि यह नाम असली है या नकली। ट्रुओंग डोंग एक हान नाम की तरह लग रहा था, लेकिन उसने नहीं पूछा। वह उसे अब उस जंगली जानवर के नाम से नहीं बुलाना चाहती थी। अगर उसे ट्रुओंग डोंग कहा जाना था, तो वह उसे ट्रुओंग डोंग कहेगी। अगले दिन काले वस्त्र पहने जादूगर ने उन्हें मिट्टी के बिस्तर वाला एक कमरा दिया। मिट्टी के बिस्तर के पीछे की दीवार रसोई थी। हर बार जब आग जलाई जाती थी, तो चूल्हे के नीचे की आग मिट्टी के बिस्तर को गर्म कर देती थी, जिससे उसके हाथ और पैर गर्म हो जाते थे, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते थे। वह स्पष्ट रूप से उससे अधिक गंभीर रूप से घायल था, लेकिन क्योंकि उसका शरीर मजबूत था, वह इतनी कमजोर थी कि वह अभी उठ नहीं सकती थी। उसने पूरे दिल से उसकी देखभाल की, और वह महिला जादूगर के लिए द्वारपाल और नौकर भी बन गया। हर दिन उसे पानी उबालने, जलाऊं लकड़ी काटने, खिड़कियां साफ करने और गिरे हुए पत्तों को झाड़ने का आदेश दिया जाता था। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि धैर्यपूर्वक कड़ी मेहनत की। वह जानती थी कि उन दोनों के पास डॉक्टर के पास जाने और ओझा के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने लड़की को आदेश देने दिया। इसके अलावा वह कई महीनों तक भागने के बाद इतनी कमजोर हो गई थी कि भटकना जारी नहीं रख सकती थी। वह स्थान जहां जादूगर बहुत कम जाता है, तथा जो किसी गुप्त कोने में है, लोगों द्वारा खोजा नहीं जा सकेगा। यहाँ रहना वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। मैंने जादूगर से कहा कि वह मेरी पत्नी है। जब उसने उसे दवा खिलाई, तो उसने कहा, तू दंग रह गई, ऊपर देखा, और देखा कि वह चुपचाप दवा के कटोरे को हिला रहा है। एक चम्मच उठाया और उसके मुंह में ले आया। उसकी आंखें काली दवा के अथाह कटोरे को घूर रही थी, और उसने शांति से कहा, अगर कोई यहाँ आता है, तो वह केवल 2 पुरुषों की तलाश करेगा, एक जोड़े की नहीं। उसने उसकी आंखों के कोनों को फड़कते देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह उसकी चिंता समझ गई। उसे विरोध करना चाहिए था, लेकिन वह जानती थी कि वह सही था।
सैन्य शिविर में सभी लोग उसके साथ एक युवा लड़के की तरह व्यवहार करते थे। कम से कम उसके जाने से पहले किसी को उसका भेष पता नहीं चला। हाँ, वह दवा का चम्मच पीने के लिए मुंह खोलकर बोली। यह देखकर उसका हाथ जो लकड़ी के चम्मच को कसकर पकड़े हुए था, थोड़ा ढीला हो गया। उसने उसे पीने के लिए एक और चम्मच दिया और भारी आवाज में कहा, अगर कोई पूछे कि हम कहाँ से आए हैं, तो उन्हें बताएं कि हमारा कारोबार खराब चल रहा था और हम अपने रिश्तेदारों के पास शरण लेने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे पहले ही यहाँ से चले गए हैं। हाँ, उसने जवाब दिया और एक और चम्मच ले लिया। 10 साल से भी अधिक समय पहले लगी आग के बाद इस महल को छोड़ दिया गया था। बाद में लोग व्यापार के कारण आने लगे। यहाँ के सभी लोग दूसरी जगहों से आए हैं, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, उसने फिर से सिर हिलाया, बिना ज्यादा कुछ कहे। उसने और कुछ नहीं कहा, बस उसे बाकी दवा खिला दी। जब वह आज रात इस कमरे में आई, तो उसने देखा कि उसने फर्श पर एक फर गलीचा बिछा रखा है। वह दंग रह गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ मिट्टी के बिस्तर पर सोने का इरादा नहीं रखता था। उसे उसके अच्छे इरादों के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक क्षण ऐसा भी आया जब वह उसे बिस्तर पर बुलाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी। लेकिन जब वह अभी भी हिचकिचा रही थी, तो वह उसकी ओर पीठ करके लेट गया। वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था, और जब उसने उसे छुआ तो वह वास्तव में नाराज हो गई। यह उन दोनों के लिए अच्छा था, लेकिन किसी कारण से उसे अपनी छाती में असहजता और घुटन महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे धीरे पलटी, यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ सामान्य है। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कई दिनों से लगातार सो रही थी, लेकिन वह आधी रात के बाद भी जाग रही थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए थी। गंदगी वाला बिस्तर अभी भी गर्म था, लेकिन उसे अभी भी बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके बगल में लेटने, उसे पकड़ने, उसे गर्म करने देने की आदी हो गई थी। रात शांत थी, सब कुछ आराम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन वह धीरे धीरे पलटी, उस आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी चोटों के कारण उसकी नींद की स्थिति बहुत दयनीय थी। चमकदार चांदनी चुपचाप कमरे में घुस गई, उसके हाथों, उसकी मजबूत पीठ, उसके छोटे काले बालों और कान के लोब को ढकते हुए जिसे उसने काटा था। उसकी सांस सफेद धुएं में बदल गई। वहां बहुत ठंड थी, बिस्तर से भी ज्यादा ठंड। किसी कारण से उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो। उसे वहां सोने नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया, और उसने उसे रोका नहीं। अलग अलग सोना उन दोनों के लिए उचित था। वह वास्तव में पति पत्नी नहीं थे, यह सिर्फ एक अस्थायी योजना थी। साफ और ठंडी चांदनी धीरे धीरे उसके शरीर पर थोड़ी थोड़ी करके चलती रही, जब तक कि वह फिर से अंधेरे में डूब नहीं गया और केवल सफेद धुआं छोड़ गया जिसे उसने धीरे धीरे बाहर निकाला। अंधेरे में ठंड और भी ज्यादा लग रही थी। जब उसे एहसास हुआ, तो उसने पहले ही बिस्तर से कंबल उठा लिया था, लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चली गई, कंबल को गले लगाया और बर्फीले अंधेरे में लेट गई। यह सही नहीं था, लेकिन वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। बस चुपके से उसकी मोटी, चौड़ी और मजबूत पीठ से चिपक गई, उसके करीब झुक गई, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर गर्म था, जिससे उसका बर्फीला ठंडा हाथ धीरे धीरे गर्म हो रहा था, जिससे उसका ठंडा, दर्द भरा दिल थोड़ा आराम कर रहा था। ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन यह सही लगा, बहुत सही। कुछ ही पलों में वह एक मीठे सपने में खो गई, गहरी नींद में सो गई।
उसकी सांसें धीमी थी, बसंत की हवा की तरह चुपचाप बह रही थी। जब आकाश में रोशनी होने लगी थी तो वह जाग गया और अचानक उसने अपने पीछे एक गर्म सांस महसूस की। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन पाया कि वह वही थी। यह छोटी सी लड़की किसी समय बिस्तर से उठकर उसके पीछे लेट गई थी। उसे गहरी नींद में लिपटे हुए देखकर वह चुप हो गया, बस अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे को सहलाया। अरे, उसने उसे बुरी तरह डरा दिया। वह यहाँ कब आई? उसकी सतर्कता इतनी कम नहीं हो सकती। उससे मिलने से पहले, चाहे वह कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, तेज बुखार से पीड़ित क्यों न हो, उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। इतना करीब तो दूर की बात है। लेकिन उससे पहले उसके जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं। उसकी पीठ गर्म थी, वह आधी रात से ज्यादा यहीं पड़ी रही होगी। वह बिस्तर से नीचे कैसे उतरी? उसने लड़की की ओर देखा जो अभी भी असमंजस में गहरी नींद में सो रही थी। वह इतनी कमजोर थी कि खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह बिस्तर से उठकर उसके बगल में कैसे लेटेगी। या शायद स्वप्नलोक? अगर नहीं, तो वह अब भी उससे इस तरह क्यों संपर्क करेगी, जबकि यह बिल्कुल जरूरी नहीं था। उसकी आंखें उदास थी, ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह उसे सावधानी से बिस्तर पर ले गया, सुनिश्चित किया कि कंबल उसे कसकर ढके ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। फिर उठकर, पलटकर रसोई में जाकर चावल पकाने, दवाई उबालने और वह सब करने लगा जो महिला जादूगरनी उससे करवाना चाहती थी। उस दिन उसने रात में उसके बगल में लेटने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उसने पाया कि वह फिर से उसकी जगह पर सो रही थी, उसके करीब झुकी हुई थी। तीसरा दिन, चौथा दिन भी वही था। हर सुबह वह उसे वापस बिस्तर पर ले जाता, यह सोचकर कि क्या उसे पता है कि वह आधी रात को उसके पास भागी थी। लेकिन साथ ही वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो वह फिर से नहीं आएगी। उसे रात में उसके करीब लेटे रहना अच्छा लगता था, इसलिए वह चुप रहा, बस रात में चुपचाप इंतजार करता रहा, उसके आने का इंतजार करता रहा, उसकी पीठ के करीब लेटा रहा, खुद को गर्म करता रहा। ऐसे समय में वह कभी पीछे नहीं मुड़ा, उसे परेशान करने के डर से। इसलिए वह हमेशा लंबे समय तक इंतजार करता था, जब तक कि वह सो नहीं जाती, फिर चुपचाप घूम जाता, धीरे से उस छोटे शरीर को अपनी बाहों में भर लेता। उस समय वह अभी भी सो रही थी, धीरे से आहें भर रही थी, उससे और भी ज्यादा चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी उसके द्वारा गोद में लिया जाना पसंद था, ठीक वैसे ही जैसे उसे हमेशा लगता था कि वह उसकी बाहों में होनी चाहिए, उसके साथ सोना चाहिए। लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा महसूस नहीं करेगी। हालांकि हर बार जब वह उसे पकड़ता था तो वह अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाती थी, अपने अवास्तविक सपनों को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी हालत धीरे धीरे सुधरती गई। अब उसे चक्कर नहीं आते थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, वह कुछ साधारण काम भी कर पाती थी। भोर होते ही वह आदमी हर दिन की तरह दरवाजे के बाहर गायब हो गया। उसने हर रात उसकी अजीब हरकतों के बारे में कभी नहीं पूछा। जागने के बाद वह चुपचाप उसे वापस बिस्तर पर ले जाता था। कभी कभी वह जाग जाती, लेकिन वह अपनी आंखें बंद रखती, बिस्तर से बाहर निकलने से पहले उसके जाने का इंतजार करती और फर्श पर कालीन मोड़ने में उसकी मदद करती। वहां स्पष्ट रूप से एक बिस्तर था, लेकिन वे दोनों नहीं सोए, बल्कि फर्श पर सोए। वह यह भी जानती थी कि यह बहुत अजीब है, लेकिन हर बार जब वह उसे रात में फर्श पर एक महसूस की गई चटाई बिछाते हुए देखती थी, तो वह अवाक रह जाती थी।
उसे अपने साथ बिस्तर पर सोने के लिए कहने में असमर्थ थी। उसका चेहरा इतना मोटा नहीं था, इसलिए उसने बेवकूफ बनने का नाटक किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ भी बेवकूफ बनने का नाटक करेगा। लेकिन वह जानती थी कि उसने एक और चटाई बिछा दी थी और एक तरफ सो गया था, जिससे उसके बगल में एक बड़ी खाली जगह बन गई थी। हालांकि उसने कभी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। एक दिन महिला जादूगर उसके लिए एक्यूपंक्चर करने आई और एक्यूपंक्चर करते समय उसने यह स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला कि उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और पूछा कि क्या वह कर्ज चुकाने के लिए यहाँ काम करने के लिए रह सकती है। महिला जादूगर ने घूर कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आम तौर पर आप और आपके पति एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वह अकड़ गई। तभी उसने देखा कि महिला जादूगरनी ने उसके शरीर से सुई निकाली और कहा, तुम्हारे पति ने मुझसे कहा था कि वह अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करेगा, वह कुछ भी करेगा। उसे दोबारा बोलते हुए सुनकर तूदा का दिल बैठ गया। ठीक है, कपड़े पहन लो। वह उठकर बैठी और अपने कपड़े पहन लिए। उसने जो फर कोट उसे पहले दिया था वह जल गया था। उसने उसे बताया कि यह नया कोट उसे महिला जादूगरनी ने दिया था। हालांकि यह फर से नहीं बना था, लेकिन यह बहुत गर्म था। न केवल उसके कपड़े, बल्कि उसके कपड़े भी उसे महिला जादूगरनी ने दिए थे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि महिला जादूगरनी को पुरुषों के कपड़े कहाँ से मिले, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, इसलिए उसने सच्चे मन से धन्यवाद कहा। धन्यवाद देना, जादूगरनी ने थोड़ा रुककर चांदी की सुइयों को साफ करते हुए ठंडे स्वर में कहा, बस इतना है कि मेरे पास सफाई करने, झाड़ू लगाने और पानी उबालने के लिए लोग कम हैं। अगर तुम बिस्तर से उठ सकती हो तो आकर रसोई में मदद करो। उसने कहा। वह जानती थी कि जादूगरनी वास्तव में उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतने दयालु हैं कि वे मरीजों का इलाज बिना पैसे लिए करने को तैयार रहते हैं, जबकि वे जानते हैं कि यह एक झंझट है। मिस, मैं नहीं जानता कि आपको कैसे संबोधित करूं। ए लिन्हा, जादूगरनी ने सहजता से उत्तर दिया और बाहर चली गई। कुछ दिनों तक बर्फबारी रुकी रही और फिर कुछ दिनों तक फिर से बर्फबारी हुई। हालांकि आसमान साफ होने पर बर्फ थोड़ी पिघल जाती थी, लेकिन हर बर्फबारी से ठंड बढ़ती जाती थी और बर्फ मोटी होती जाती थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़िउ ये जानता था कि उसने सर्दियों के आखिरी महीने तक यहाँ रहने की योजना बनाई है। सर्दी दूर नहीं बितानी चाहिए, लोगों को नहीं आना चाहिए और न ही जाना चाहिए। हालांकि कड़ाके की सर्दी ने उन्हें जाने से रोक दिया, लेकिन इसने दूसरों के लिए यहाँ आना भी मुश्किल कर दिया। वे दोनों इस महल में रह सकते थे, महिला जादूगरनी के सुनसान घर में अस्थायी रूप से आराम कर सकते थे, बिना भागने की जल्दी के। एक सप्ताह बीत गया और पलक झपकते ही वे 1 महीने से अधिक समय से यहाँ थे और उसकी सेहत भी ठीक हो गई थी। जब वह ठीक हो गई तो वह रसोई में काम-काज में मदद करने लगी, जैसे लकड़ियां काटना, पानी लाना और सामान हटाना। वह अभी भी उसकी तैयारी में मदद करता था। उदाहरण के लिए, अगर उसे खाना खरीदने के लिए बाहर जाना होता था, तो उसे बस उसे बताना होता था। असल में वह खाना पकाने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह और महिला जादूगर एलिन कभी भी उसके खराब खाना पकाने के कौशल के बारे में कोई राय नहीं रखते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को ही भोजन का स्वाद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वह खुद भी संतुष्ट नहीं थी। मौसम पहले ही सर्दी में बदल चुका था, ठंड थी और करने को कुछ नहीं था। उसने अपने खाना पकाने के कौशल को सुधारने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि उसे उस साल अपनी माँ के साथ और अधिक खाना बनाना चाहिए था। अब
हालांकि हर बार जब वह अपनी माँ के बारे में सोचती थी तो उसे अभी भी दिल का दर्द होता था, लेकिन वह अब अंधाधुंध गुस्सा नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वह वास्तव में किसी को दोष देना चाहती थी तो वह केवल खुद को ही दोष दे सकती थी। उसके पिता ने उसकी रक्षा की, उसकी माँ ने उसे बचाया, उन दोनों ने उसके लिए बलिदान दिया। अब वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर सकती थी। वह ऐसे ही रहते थे, सिर्फ नाम के लिए एक नकली जोड़ा। कुछ समय के लिए एलिना के घर पर रहना जारी रखा। वह नहीं जानती थी कि एलिना कहाँ से है, उसने कभी उन्हें नहीं बताया, लेकिन यह महिला जादूगरनी बहुत कुछ जानती थी। ऐसी लगभग कोई भाषा नहीं थी जो वह नहीं जानती थी। एलिना से इलाज करवाने आए लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अधिकांश लोग जो अपने दरवाजे के सामने छत पर बैठे कौवों से नहीं डरे, वे हताश हो गए तथा अब और दर्द सहन नहीं कर सके। यह वह जगह है जहां व्यापारी और सभी प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं। उसने सुनहरे बाल और नीली आंखें, लाल बाल और नीली आंखें, और यहाँ तक कि एक काली चमड़ी वाला आदमी भी देखा। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन एलिना समझ सकती थी और धारा प्रवाह जवाब दे सकती थी। हालांकि एलिना का स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन वह इलाज के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को लगभग कभी मना नहीं करती थी। अगर उसके पास पैसे होते तो वह पैसे ले लेती। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह दवा के बदले सामान ले लेती। मुझे नहीं पता कि क्या इसीलिए यहाँ हिम्मत वाले लोग ज्यादा आते हैं। एक दिन मौसम ठंडा और साफ था। वह सुबह जल्दी उठकर दलिया पकाती और एलिना के कमरे में ले आती। एलिना ने उसे एक कागज का टुकड़ा और चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। यह दवाई स्टॉक में नहीं है। अपने पति से कहो कि वह बाहर जाकर कुछ खरीद लाए। उसने चांदी और कागज उठाया, उन पर लिखी दवाओं के नाम और मात्राएं देखीं। उसने देखा कि वह आदमी पिछवाड़े में लकड़ी के शेड में लकड़ियां काट रहा था। एलिना ने मुझे बाहर जाकर दवा खरीदने के लिए कहा, यहाँ कुछ चांदी है। उसके पास कौन सी दवा की कमी है? वह रुक गया, लेकिन कुल्हाड़ी अभी भी पकड़े हुए था, बस पूछ रहा था। दालचीनी, पचौली, फॉक्सग्लोव आदि आवश्यक मात्राएं सब लिखी हुई हैं। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस कागज पर दवा का नाम देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। जब वह रुका तो उसने उसे कागज दे दिया। यह सुनकर उसने कुल्हाड़ी छोड़ दी, धीरे से अपने हाथ अपनी कमीज पर पोंछे, फिर चांदी ली और कहा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है?